सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाली लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिस्कशन किए थे, राइट। उसके पैरामीटर्स के बारे में बात किए थे हमने। सर्किट्स में करंट कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स किधर से चलते हैं, सोर्स क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, सर्किट में अपोजिशन रेजिस्टेंस क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है, उनकी हमने डिटेलिंग बात की थी। फिर हमने थोड़ा उसको एलेबोरेट किया था और हमने बोला था रेजिस्टेंस का लॉ, चेंज इन रेजिस्टेंस किस तरह से होती है। जैसे वायर की लेंथ चेंज कर दें या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दें, रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। आज मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या होता है। आइए, राइट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इसकी बात पहले करते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे समझें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी गेन करेगी और उनकी एनर्जी गेन हो जाने की वजह से वो फास्ट मूव करेंगे, यानी जल्दी जल्दी कोलाइड भी करेंगे। जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे मान लीजिए कि एसी वाले रूम में आप बैठे हैं और एसी चल रही है, यू आर सिटिंग कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अचानक एसी बंद हो गई, धीरे धीरे रूम में हीट गेन हुआ, अब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, आप थोड़ा हिलना डुलना शुरू करते हो, रेजिस्टेंस अपोजिशन आ गई, यानी टेम्परेचर का एडिशन हुआ, हीट का एडिशन हुआ तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई, राइट। यही बात रेजिस्टेंस के साथ भी होती है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे सर्किट का, या किसी वजह से सर्किट का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रिलेटेड जो फिनोमेना है, जो रिलेटेड इक्वेशन है, मैं वो डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। आपको बस वो इक्वेशंस याद रखने हैं। लेटर स्टेज में हम उनकी रिकवरी देखेंगे, उनको उसकी यूटिलिटी भी देखेंगे। फिलहाल आपको मैं इक्वेशन देता हूँ, आप ऐसे याद रखें। आर टी इज इक्वल टू R naught into 1 plus alpha t. This RT is resistance at T degree Celsius, and this R naught is resistance at 0 degree Celsius, राइट। RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस है, R नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है। अल्फा जो नई चीज आपको दिख रही है, ये अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब, आप उसको ऐसे याद रखिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है चेंज इन दी रेजिस्टेंस। चेंज को माइंड में लिख रहा हूं डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डेल्टा आर। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको बोलूं एट 10 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 20 ओम। ओके, अब मान लीजिए एट 15 डिग्री सेल्सियस सपोजिंग रेजिस्टेंस हो गई आपकी 25 ओम, मान लीजिए ऐसी हो गई। तो अल्फा को कैसे निकालेंगे, ये जो अल्फा है ये कैसे निकलेगी, आप ऐसे समझें। देखिए मैंने क्या लिखा है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 25 माइनस 20, राइट। तो आप लिखें 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या थी आपकी इनिशियल वाली 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये 20 ओम, ये लिख दीजिए। एंड चेंज इन टेम्परेचर भी नीचे है, राइट। तो चेंज इन टेम्परेचर कितनी है, 10 थी पहले, 15 बाद में हो गई, तो टेम्परेचर का चेंज कितना हो गया, 15 माइनस 10। तो 15 माइनस 10 को हम क्या लिख दें, 5। ओके, सो दिस बिकम्स 5 डिवाइडेड बाई 5, राइट। दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5,
और 5 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/20 एंड दिस 1/20 आई एम सॉरी इज 0.05. दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, ये इस तरह से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. लेकिन आपको जो मैं मेन बात बता रहा हूं वो याद रखिए कि ये जो T है, ये T टेम्परेचर नहीं है बल्कि T टेम्परेचर का डिफरेंस है जब आप इनिशियल टेम्परेचर को 0 ले रहे हैं. राइट, हियर T is temperature difference when initial temperature is 0 डिग्री सेल्सियस. ये याद रखिए आप, T टेम्परेचर नहीं है, T टेम्परेचर का डिफरेंस है जब आपने इनिशियल वाला क्या लिया 0. ठीक है, मान लीजिए इनिशियल वाला 0 ना होता तो तब आप टेम्परेचर डिफरेंस लीजिए. जैसे 10 पहले थी, 15 बाद में हो गई, तो डिफरेंस क्या हुआ 15 - 10. लेकिन अगर इनिशियल वाला 0 ले रहे हो, बाद वाली 10 ले रहे हो, तो डिफरेंस 10 हुआ, 10 - 0. राइट, ये T टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये एक बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई. इससे आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है. मैं नोट में ये मेंशन कर देता हूं आपके लिए. नोट में आप ऐसे याद रखें, रेजिस्टेंस increases with increase in temperature. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, आइए अब हम थोड़ा डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में भी बात करें पहले. लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने पढ़े हैं सर्किट में, क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर क्या है, स्विच क्या है, सेल क्या है, एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, इन सब को हम एक सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं पहले वो आपको बता दूं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विद इट्स फिजिकल पैरामीटर. राइट, आइए अब उसके लिए देखिए हम बात करते हैं पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट with physical parameters. फिजिकल पैरामीटर को आप यूं कह सकते हैं कंपोनेंट्स. राइट, इसको आप कंपोनेंट्स भी कह लीजिए. हम ये वाले डिस्कशन की बात कर रहे हैं कि सर्किट को जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सर्किट में जो जो चीजें हम लगा रहे हैं उनका सिंबल वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या है. ठीक है, आइए देखिए. मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक बल्ब लगा दूं. लेट अस से दिस बी ए बल्ब. ये बल्ब हमने सर्किट में लगाई. सर्किट को कंडक्टर से यानी बल्ब को कंडक्टर से जोड़िए. अब अगर आपको पता करना हो कि बल्ब में करंट कितनी जा रही है तो करंट के मेजरमेंट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, एमीटर. और याद रखिएगा एमीटर सीरीज में लगाइए. सीरीज का मतलब ये होता है कि एक ही वायर से बल्ब और एमीटर दोनों कनेक्टेड हो. सीरीज का ये मतलब, ठीक है, एक ही सिंगल वायर से कनेक्टेड हो. और अगर ये पता करना है कि बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ या बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो तब आप क्या करें कि वोल्ट मीटर बल्ब के पैरेलल लगा दीजिए. ऐसे दिस इज वोल्ट मीटर यू हैव कनेक्टेड पैरेलल टू दिस बल्ब. ओके, ये आपने लगा दी इस तरह. देखिए पैरेलल का मतलब एक अलग वायर से लगाइए बल्ब के साथ लेकिन पैरेलल में हो. ये वोल्ट मीटर हो गई, ये एमीटर हो गया. राइट, अब अगर आपको सर्किट का रेजिस्टेंस भी दिखाना है तो सर्किट का रेजिस्टेंस को कैसे दिखाइए. देखिए ये तो कंडक्टर है, यहां मैं ऐसे दिखा रहा हूं. दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टर.
फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये पहले आप दिखा दीजिए। इसके बाद सर्किट में सोर्स कनेक्ट कीजिए, मतलब सेल कनेक्ट कीजिए। सेल कैसे कनेक्ट करें, कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे सेल, ये इसकी पॉजिटिव टर्मिनल है, याद रखिएगा। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होगी, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल होगी। ये आपकी सेल आपने लगा दी इधर। इसके बाद आप एक स्विच भी लगा दीजिए ऑन ऑफ करने के लिए। दिस इज ए स्विच, दिस इज ए स्विच, ये भी लगा दीजिए आप। और सर्किट में अगर आपको रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप क्या करें कि वेरिएबल रेजिस्टेंस भी दिखा दें। दिस इज रियोस्टैट, जिसको या आप कह दें वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये भी आप सर्किट में दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक सर्किट को रिप्रेजेंट करिए। हमेशा याद रखें कि जो भी डिवाइस लगे, अगर करंट मेजर करना हो तो उसी डिवाइस के साथ सीरीज में एमीटर लगाइए, उसी डिवाइस के साथ पैरेलल में वोल्टमीटर लगाइए। फिक्स रेजिस्टेंस वायर की अपनी जरूर होगी, आपने लगाया हो या ना लगाया हो, वो रेजिस्टेंस आपको दिखाना चाहिए। सेल जो आप लगाएंगे, सोर्स मतलब जो करंट फ्लो कराने के लिए, वो भी आप दिखाइए। और स्विच दिखाइए जिससे ऑन ऑफ आप कर सकें। और वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे फैन में होते हैं ना, आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 होता है। तो ये 5 जो चीजें ये सब क्या होती हैं फैन में, देखिए मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इस तरह का, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगा फैन के अंदर, रेगुलेटर जिसको आप बोलते हो। मान लीजिए यहां पर आपका लिखा हुआ है 1, मान लीजिए यहां है 2, सपोज यहां है 3, सपोज यहां है 4, सपोज यहां है 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ, राइट। और आपकी जो रेगुलेटर की नॉब है वो मान लीजिए ये है, ये आपका वो रेगुलेटर वाला स्विच है जिसको आप पकड़ के रोल करते हो, राइट। ये आपकी रेगुलेटर की नॉब है, ये अंदर की सेटिंग इस तरह की है। तो मान लीजिए आपने इसको, इस रेगुलेटर को ऐसे घुमाया, ठीक है, और ये जो पॉइंटर यहां पर था, सपोज आपने उसको 1 पर कर दिया। देखिए आप गौर करना कि जब 1 पे आप करके चलाते हो तो पंखा धीरे चलता है। धीरे चलता मतलब पंखे में सप्लाई कम जाती है। तो सप्लाई कम कैसे गई भाई? घर में तो हर जगह वो उतनी सप्लाई आती है, तो फिर पंखे में सप्लाई कम कैसे गई? देखिए 1 में आपने किया, इसका मतलब हुआ कि इतना रेजिस्टेंस को आपने एक्टिवेट कर दिया, इतना सारा रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब मतलब सपोज 220 वोल्ट की सप्लाई आई तो उसमें से 180 वोल्ट तो यहीं पर खत्म हो गई, बाकी बच गया जितना वो यहां आ गया। समझ आ गया? 180 खत्म हो गया, 220 आपने दी थी, तो 40 वोल्ट के हिसाब से फैन में सप्लाई जा रही है, राइट। अब मान लीजिए आपने नॉब को थोड़ा और घुमा दिया, अब नॉब को आपने यहां पहुंचा दिया, पंखे को 3 में कर दिया, तो अब जो रेजिस्टेंस आपने इंट्रोड्यूस किया वो सिर्फ इतना है। देखिए सिर्फ इतना है, यानी अब आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो इसके ऊपर ड्रॉप कम हो गया, यानी पंखे पे ज्यादा जाने लगा, तो पंखा क्या हो गया? तेज हो गया। इस तरह की चीज को आप लोग बोलते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप रियोस्टैट भी बोल लेते हो, रेगुलेटर भी बोलते हो। ओके, तो ऐसे याद रखिएगा, ये इसकी मैकेनिज्म है। अब हम इससे रिलेटेड फिनोमेना की बात करेंगे कि रेजिस्टेंस को, जैसे मैंने वर्ड यूज किया था ना कि ये है भाई, ये एमीटर है, ये एमीटर है, और एमीटर को हमने कैसे लगाया, मैंने आपको क्या बताया, इन सीरीज लगाया। ये क्या है, मैंने आपको बताया था, ये वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर को कैसे आपने लगाया, इन पैरेलल लगाया। तो ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, सीरीज और पैरेलल, पहले ये देख लेते हैं कि सीरीज पैरेलल दरअसल कैसे कैसे होती है। आइए, राइट, ओके। और एक चीज मैं आपको यहां और दिखा दूं कि मान लीजिए आप करंट फ्लो भी दिखाना चाहते हो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहां से निकलेगी, ये करंट इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी करंट। यहां पर जब करंट पहुंच जाएगी तो करंट की डिवीजन हो जाएगी,
कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, और फिर ये दोनों यहाँ आके मिलेंगे और फिर वही वाला करंट जो उधर से आया था वो इधर से आएगा, और इस तरह से करंट की फ्लो कॉन्टिन्यूटी में रहेगी सर्किट में। पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी, राइट। हम देखते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का कैसा फ्लो होता है। पहले सीरीज पैरेलल होते क्या है वो हम देख लेते हैं। आइए नाउ हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस को सर्किट में किस किस तरह से लगाया जा सकता है, राइट। बेसिकली हम दो किस्म की कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो हम बोलते हैं एक जो कॉम्बिनेशन है ये दो किस्म की होगी, एक हुई सीरीज और दूसरी हुई पैरेलल। ये दो किस्म की कॉम्बिनेशन हो गई। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जितने भी रेजिस्टेंस डिवाइसेस कंपोनेंट आप कनेक्ट करें सब एक ही वायर से कनेक्टेड हो जाएं। जैसे 5 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, मान लीजिए ये 5 बल्ब होते और 5 बल्ब को मैं एक ही वायर से जोड़ देता तो मैं कहता ये बल्ब सीरीज में है। समझ आया? सीरीज का मतलब ये है। तो हम पहले बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है। लेट अस से पहले इसकी बात करते हैं। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस मान लीजिए ये है। सपोज मैं इसका नाम देता हूं R1, सपोज मैं इसका नाम देता हूं R2। ये दो रेजिस्टेंस हो गए। आप गौर से देखिए कि ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही वायर से कनेक्ट किया है हमने, राइट। तो इसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको बैटरी लगाना हो तो ऐसे करके आप बैटरी लगा लीजिए या स्विच भी लगा दीजिए। ये आपने सर्किट की डिजाइन कर दी। यहां की पोटेंशियल डिफरेंस को आपने V बोल दिया। V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज V। ये आपने अप्लाई किया, लगाया, राइट। अच्छा, अब जब आपने किया सर्किट को, जब आप स्विच ऑन करेंगे क्या होगा? देखिए करंट सर्किट से निकलेगी, यहां से करंट निकलेगी और ये जो करंट है ये करंट इस तरह से चलेगी, इस तरह से ये करंट आएगी, ठीक है। ये करंट जो इस सेल से निकली वो इस तरह से आएगी। कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट कहां से जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, याद रहेगा। अच्छा अब देखिए जब भी ये करंट चला तो जहां जहां भी रेजिस्टेंस मिलेगा इसको वहां वहां पर वोल्टेज का ड्रॉप करवा देगा। मतलब सपोज इधर से पाइप से पानी जा रहा है और यहाँ छेद है तो कुछ पानी यहाँ गिर जाएगा, पहले थोड़ा पानी फिर बचा हुआ आगे जाएगा, फिर कोई छेद है फिर वहां भी गिर जाएगा। ऐसे करंट का भी काम है कि करंट इधर से आई, यहाँ रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर वोल्टेज का यूज हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, कुछ बच गया वो आगे जाएगा, करंट वही जाएगी, वोल्टेज डिवाइड होता जाएगा। समझ आया ना? तो हम बोलेंगे कि करंट यहां भी उतना ही होगा और करंट यहां भी उतना ही होगा। करंट का ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो ये जो पहला रजिस्टर है आपके पास, यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू I इंटू R1। V क्या होता है? I इंटू R। तो पहला ये जो जगह था यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो गया? V1। V1 को मैं क्या बोलूं? I करंट इंटू R1, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाइए, तो यहां की वोल्टेज की ड्रॉप निकालनी हो अगर, तो इसको बोलिए V2, और V2 को भी क्या लिखूं? I इंटू R। तो I ही है लेकिन रेजिस्टेंस अब चेंज हो गया है R2, तो ये आपने लिख दिया ऐसे,
ठीक है। अब आप गौर से सर्किट को देखिए, करंट यहां से निकला, करंट सर्किट से चलना शुरू हुआ, जो पहला रेजिस्टर आया वहां पर वोल्टेज का ड्रॉप हो गया I इंटू R1, फिर जो दूसरा रेजिस्टर आया वहां पर वोल्टेज का ड्रॉप हो गया I इंटू R2। समझ आया? तो ये दोनों वोल्टेज के ड्रॉप हो गए, सर्किट में सप्लाई हमने ये दिया था। अब आप ऐसे समझे कि सप्लाई जितना दिया था उतना ही तो ड्रॉप होगा ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बोलेंगे V1 पहला रेजिस्टर का ड्रॉप प्लस V2 दूसरे वाले रेजिस्टर का ड्रॉप शुड बी इक्वल टू जितना हमने सप्लाई किया था। घर से आप 200 रुपए लेकर आए थे, 50 रुपए मीटर में खर्चा कर दिया, 300 रुपए 100 रुपए मूवी पे खर्चा कर दिया, तो उतना ही तो खर्च कर सकते हो जितना लेकर आए थे, जो बच गया वो बाद में कर दिया। ठीक है, तो अभी V1 को मैं क्या बोलूं, I इंटू R1, इसको क्या बोलूं I इंटू R2, और ये है इसको क्या बोलूं I इंटू R सीरीज। R सीरीज को मैं लिख रहा हूं RS, RS स्टैंड्स फॉर R सीरीज। ठीक है, तो देखिए I कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपकी सीरीज का फॉर्मूला हो गया। अब आप ऐसे याद रखें कि मान लीजिए n नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं, जैसे यहाँ R1 होता, ये R2 होता, ये R3 होता एंड सो ऑन, ऐसा होता, ये R1 होता, ये R2 होता, ये R3 होता। तो अगर मैं R सीरीज की बात करता तो मैं क्या लिखता, R1 सबको जोड़ दो यार, है ना, R2 R3 एंड सो ऑन, और क्या, ये सीरीज में, मतलब जब भी सीरीज की बात करें रेजिस्टेंस को जोड़ दो, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, सीरीज का मतलब ये हुआ। और एक गौर से देखने वाली बात है कि जब सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज डिवाइड हो रही है। ठीक है, आप क्या लिखते हो, V इज इक्वल टू I इंटू R1। यहां पर I क्या है, कांस्टेंट है, जो यहां पर है वो यहां पर भी है और वह यहां से भी निकला है। तो I क्योंकि कांस्टेंट है तो सीरीज में वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल का ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आप ये ऐसे याद रखिएगा, इन सीरीज I remain same, I remain same, but V is equal to I into R। ये कहां से आया मेरे दिमाग में, दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कल पढ़ा था हमने नेक्स्ट और लास्ट वाली लेक्चर में, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो I को सेम बोल रहे हो ना आप, तो यहां से आपको क्या मिला बच्चे, V इज प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ जाएगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऐसे याद रखिए, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इसको आप नोट बना के भी याद रख लें। ठीक है, और सीरीज में जो बात आपको मैं इंपॉर्टेंटली मेन बता रहा हूं कि जितने भी रजिस्टर लगे हैं उनका सम हो जाएगा आर सीरीज वाला। ठीक है, आर सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन वाली चीज को हम हैंडल करते हैं। आइए देखिए, नाउ लेट अस टेक ए क्वेश्चन सो दैट द थिंग्स बिकम क्लियर इन योर माइंड। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लूं आपके साथ। मैं कह रहा हूं कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये है 2 ओम, मान लीजिए ये है 3 ओम, मान लीजिए यहां जो हमने सप्लाई वोल्टेज लगाई है, लेट अस से दिस सप्लाई वोल्टेज इज 15 वोल्ट की सप्लाई हमने लगाई है। ठीक है, ये सर्किट है हमारी और आपको पता करना है
कि यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, राइट। और आपको ये भी पता करना है कि यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, ये भी मान लीजिए पता करना है। पहले मैं आपको एक कन्वेंशन मेथड से करा रहा हूं, मतलब जैसे आपने अभी सीखा है वैसे कराता हूं, फिर मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा। आप कोशिश करना दोनों फॉर्मूले को जज करने का, राइट। मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी, आप जो भी लेना चाहो। ये आपने पोटेंशियल का ड्रॉप लगाया यानी सप्लाई वोल्टेज लगाया। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि पता करिए कि आर सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में जब टोटल की जाएगी तो कितना होगा। तो पहला स्टेप होगा आर सीरीज, और वो क्या होगा R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज है। आर सीरीज इज इक्वल टू R1 क्या है 2, ये क्या था 3, यानी आर सीरीज हो जाएगा बच्चे 5 ओम। ये आपने सीरीज का पता कर लिया। जैसे ही आर सीरीज पता किया, अब करंट निकालिए कि सर्किट में करंट कितना गया, यहां से करंट गया कितना। वो कैसे पता चलेगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर, एंड आर सीरीज लिखिएगा क्योंकि सर्किट की बात आप कर रहे हैं। ओके, V कितना है आपका 15, आर सीरीज की वैल्यू क्या निकाली आपने 5, तो इसका मतलब करंट कितना हो गया बच्चे 3 एम्पियर। ये आपका करंट हो गया। अब आपको पता करना है कि V1 मतलब पहली वाली रेजिस्टेंस पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, ये पता करना है ना। तो लिखिएगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। I कितना निकाला आपने 3, R1 कितना है आपका 2, तो ये कितना हो गया जी 6 वोल्ट। ये हो गया V1। मान लीजिए आपको V2 निकालना, तो क्या लिखे I इंटू R2। I कितना है आपने निकाला 3, R2 कितना है आपका 3, सो 3 3 जा 9 वोल्ट। अच्छा, अपनी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करें कि आप देखिए ये जो 9 वोल्ट है और ये जो 6 वोल्ट है, इसको टोटल करिए, कितना हो गया है टोटल 15 वोल्ट। और याद रखिए उतना ही होना चाहिए जितना आपने सप्लाई दिया था। ये नहीं कि ये निकले 16 और उधर था 15, या ये निकले 12 उधर था 15, ये नहीं हो सकता। ये क्रॉस चेक भी हो जाएगा इस तरह से कि आपने सही किया है, ठीक है। ये आपकी कन्वेंशनल मेथड, मतलब स्कूल के लेवल में इस तरह के काम करिए। पर मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से भी कराता हूँ इस क्वेश्चन को, आप देखिए कि कैसे किया जाता है। पर आप याद रखें प्लीज, स्कूल में ऐसे वाला मेथड से करा कीजिए आप, ठीक है। आइए इसको दूसरे तरीके से भी देखा जाए। देखिए मैं इसको कैसे लिखना चाहता हूं। मान लीजिए हमें V1 निकालना था, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये हमें निकालना था, ठीक है। तो हमें क्या नहीं निकालना था V2, क्या निकालना था V1, क्या नहीं निकालना था V2। पहले ये आइडेंटिफाई कर ले। जिसको नहीं निकालना है अपनी इक्वेशन से उसको हटानी पड़ेगी, ये याद रखें, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखें कि V जो है वो कितना है, दरअसल V कितना है V1 प्लस V2। भाई जितनी सप्लाई दी इज इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप प्लस यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब इस इक्वेशन में किसको निकालना था आपको, ये निकालना था ना। क्या नहीं निकालना था आपको, ये वाला नहीं निकालना था V2। तो हम V2 को हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे हटेगी V2 देखिए, आइए हम देखिए सर्किट को देखिए गौर से। इसमें करंट सेम है, करंट सेम है ना, तो हम बोलेंगे I इज इक्वल टू V सप्लाई वोल्टेज V1 डिवाइडेड बाई R1। करंट सेम, और उतना ही करंट तो V2 बाई R2 भी होगा, नहीं होगा क्या। अरे भाई करंट तो सर्किट में सेम ही होगा, जो करंट यहां जाएगा वही करंट यहां जाएगा। तो I सेम होगा, यहां का I क्या हुआ V1 बाई R1, यहां का I कितना हुआ V2 बाई R2। अब मुझे किसको हटाना है, इस V2 को हटाना है ना। तो अपनी जो इक्वेशन अब मैंने बनाई ये वाली, ये जो बनाई मैंने, इसमें से V2 की वैल्यू निकाल दीजिए। V2 कितना आ गया, V2 आ गया V1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1। चेक करिए देखिए, ये आपका V2 आ गया, ठीक है।
अब ये जो V2 है, इस V2 को अपनी इस ओरिजिनल वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो V आ गया आपका V1 प्लस V1 इंटू R2 बाई R1। ये अब आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहां से राइट हैंड साइड में से V1 कॉमन लीजिए और एलसीएम लीजिए, कितना आ गया ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1, और ये आपका है V, ठीक है जी। यहां से V1 की क्या वैल्यू आई, देखिए V1 आ गई V इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आपको ख्याल हो, तो इसी को तो आपने R सीरीज बोला था, R सीरीज यही तो निकाला था आपने, R1 प्लस R2। तो अब अगर पुट करूं मैं V1 इजिकल टू V कितना है आपके क्वेश्चन में 15, R1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कितना है 2 प्लस 3 दैट इज 5। ये कैंसिल करिए, 3 2 जा कितना हुआ 6 फोल्ड। आप चेक कर लीजिए, पहले भी तो आपने यही निकाला था, ठीक है। इस तरह से V1 निकला। देखिए आप थोड़ा गौर से समझिएगा प्लीज, कि जब मैंने V1 निकाला तो यहाँ आया R1, अगर मैं यहाँ V2 निकालता तो यहाँ क्या था R2। तो ऐसे इसको याद रख लीजिए कि V2 इज इक्वल टू V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। चेक करके देख लेते हैं, V कितना था आपका 15, R2 कितना था आपका 3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कितना था आपका 3 प्लस 2 5, कैंसिल करिए, दिस इज 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9 वोल्ट। यही आपने पहले भी निकाला था, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूं। शॉर्टकट तरीका क्या है, आप ऐसे याद रखेंगे कि V रिक्वायर्ड इज इक्वल टू V सप्लाई इंटू जिसके ऊपर भी निकालना है, जैसे R1 के ऊपर निकालना है तो आप लिखेंगे R रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय R सीरीज। ये ऐसे फॉर्मूला है, सीधा सीधा आप याद रख लीजिए। जैसे V रिक्वायर्ड मान लीजिए V2 होता, तो V सप्लाई तो आपको गिवन होगा, R रिक्वायर्ड वो जिसके ऊपर निकालना है दैट इज R2 एंड R सीरीज इज R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मूला बिल्डअप हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे। देखिए बेशक हो सकता है कि ये अप्रोच आपको अभी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, यही अप्रोच, यही शॉर्टकट आपको बहुत आसान लगेंगे। ये जो फॉर्मूले मैंने आपको दिए ना, ये फॉर्मूले बहुत इजीली बन जाएंगे। पर स्कूल में ऐसे मत करिए आप, स्कूल में अगर करना ही है तो ऐसे डिराइव करके करिए, लेकिन करने का प्रेफरेंस ये रखिए कि जैसे पहला वाला तरीका से हमने किया था वो बेटर तरीका था, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सीरीज आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अब मैं थोड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ जाता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस अलग अलग जो हैं हमारे पास, उनको अलग अलग वायर से कनेक्ट कीजिए। एक दूसरे को एक ही वायर से मत कनेक्ट कर दीजिए, अलग अलग वायर से। जैसे कैसे, देखिए आप ऐसे समझे कि मान लीजिए ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, और सर्किट इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया। ये एक स्विच लगा लीजिए, देखिए इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया। गौर से देखिए, R1 और R2 दोनों अलग अलग वायर से इस हमारी सर्किट में कनेक्टेड हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक पहचान क्या है? एक पहचान ये भी है कि जितना, देखिए जो भी करंट यहां से निकलेगा वो करंट यहां तक तो उतना ही आएगा,
जो यहां से निकला वो इस वायर से तो यहां तक तो उतना ही आया, लेकिन जब वो यहां पहुंचेगा तो उसके लिए दो रास्ते हो गए ना, एक इधर से एक इधर से, समझ आया ना। तो जो दो रास्ते हो गए उसमें से इधर के तरफ कुछ करंट चला जाएगा और कुछ करंट इधर के तरफ भी जाएगा, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जहां से करंट एंट्री करेगी वहां से करंट का डिवीजन हो जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में I1 और I2 को अगर मैं जोड़ दूं तो उतना ही होगा जितना इधर से आया था। ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आया 10 और ये दोनों मिलाकर हो गए 8, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो I1 करंट है ये इसके ऊपर से जाएगा, ये जो I2 करंट है ये इसके ऊपर से जाएगा, और जब दोनों यहां पहुंचेंगे, जब दोनों यहां पहुंचेंगे, देखिए इधर से आपका आया I1, दिख रहा है आपको ना, इधर से आपका आया I2, और ये दोनों यहां मिल गए, और जब दोनों यहां मिल जाएंगे तो इधर से उतना ही करंट जाएगा जितना इधर से आया था, समझ आया। यानी कि किसी भी हालत में I जो होगी वो I1 प्लस I2 होगी, यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स या डिवीजन ऑफ करंट टेक्स प्लेस, ऐसे याद रखिएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स, किस तरह से डिवाइड होगी वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप ऐसे समझेंगे करंट डिवाइड होती है, ठीक है। अब अगर मुझे पैरेलल सर्किट की कुछ कैलकुलेशन करनी है, जैसे सीरीज में हमने आर सीरीज निकाला था, वैसे पैरेलल में हम आर पैरेलल भी निकाल लेते हैं, वो कितना होगा, वो कैसे निकाला जाएगा। देखिए अब आप गौर से देखिएगा कि यहां पर जो करंट आया था I, यही तो इन दोनों करंट में डिवाइड हुआ है, तो हम बोलेंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये करंट की डिवीजन है। लेकिन आप एक बात याद रखना, क्योंकि ये पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में है तो जो यहां की सप्लाई वोल्टेज होगी वही इसके ऊपर भी वोल्टेज होगी, वही इसके ऊपर भी होगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट डिवाइड हो जाएगी। सीरीज में उल्टा होता था, करंट सेम रहता था और वोल्टेज डिवाइड हो जाती थी, ठीक है। तो ये जो I है इसको आप लिखिए V डिवाइडेड बाई R पैरेलल। भाई I यहां से निकला है ना, तो इस V की वजह से होगा, तो V डिवाइडेड बाई R पैरेलल, ये हो गया I। I1 को क्या लिखिए V डिवाइडेड बाई R1। I2 को क्या लिखिए V डिवाइडेड बाई R2, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए V वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो जब कैंसिल हो गया आपको क्या मिला, आपको मिला 1 बाई R पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये अब आपका इक्वेशन बन गया। पैरेलल वाली नेटवर्क में 1 बाई करके निकलेगा, सीरीज वाली में सीधा सीधा निकलेगा, याद रखना, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व कर दे ना, तो ये R पैरेलल होता बच्चे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपका R पैरेलल होता। मैं चाहूंगा आप ऐसे याद रखिए, ये मत, इसमें मत जाइए, ठीक है, इसको याद रखिए। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर से आप समझना। से फॉर एग्जाम्पल ये जो करंट यहां से आया, मान लीजिए ये रास्ता मुश्किल होता और ये रास्ता आसान होता, ठीक है। सपोज ये ट्रैफिक आ रही है, ये थोड़ा मुश्किल रास्ता था, ये थोड़ा आसान रास्ता है। बाय डिफॉल्ट ये होगा कि जो आसान रास्ता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक जाएगी, जो मुश्किल रास्ता है उससे कम ट्रैफिक जाएगी। करंट में भी ऐसा ही होगा। अगर रेजिस्टेंस ये वाला ज़्यादा होता तो ये वाला करंट कम होता, अगर ये वाला कम होता तो ये वाला करंट ज़्यादा होता। इसका मतलब हुआ कि जहां का रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहां के थ्रू करंट कम जा रही है, यानी रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप पूरा इसको कैसे याद रखें
in parallel combination current divides in inverse ratio of resistance। ये आप याद रखिए, ये आपकी बेसिक बात हो गई। ठीक है, क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चे कि आई को आप क्या बोलते हो, V बाई आर, है ना मेरे। बट इन पैरेलल क्या होता है, इन पैरेलल ये होता है कि जो V है उसको आप बोलते हो कांस्टेंट है। तो जो V कांस्टेंट होगा, तो फिर अगर ये V कांस्टेंट हो गया तो यहां से आपको क्या मिला, I इज इनवर्सली टू R। यही मैं लिख रहा हूं कि करंट डिवाइड्स इनवर्सली टू रेजिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स इनवर्सली टू रेजिस्टेंस। ठीक बात है। और मैं इससे एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा उसका भी आइडिया हो जाएगी, इसको भी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली चीज को भी कैसे किया जाता है। आइए हम एक क्वेश्चन भी ले लें, इससे रिलेटेड थोड़ा आपको समझ आ जाए क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए टैकल। क्वेश्चन हम थोड़ा सिंपल सा ले लेते हैं पहले आपके लिए। ये मान लीजिए ले लेते हैं 3 ओम, और ये मान लीजिए यहां ले लेते हैं हम 6 ओम। ओके, और सर्किट में मान लीजिए सप्लाई हम ले लेते हैं 18 वोल्ट का। एक सिंपल सा सर्किट मैंने ले लिया, पैरेलल सर्किट। इसमें मैंने 18 वोल्ट की तो सप्लाई दे दी, 6 ओम और 3 ओम दोनों पैरेलल में लगा दिया, और मुझे बताना है फाइंड करंट थ्रू R1 एंड R2। ये मान लीजिए मुझे निकालना है। अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप कन्वेंशन मेथड से ही करिए। पहले कैसे याद रखिएगा, आपको मैंने क्या बताया था, पैरेलल में 1 बाई आर पैरेलल इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, तो हम बोलेंगे एज सर्किट इज इन पैरेलल देयरफॉर 1 बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये आपकी पैरेलल मोड वाली फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब 1 बाई आर पैरेलल आई डोंट नो ये कितना है, क्योंकि ये तो निकालना हमको। 1 बाई R1 क्या है आपका 3, 1 बाई R2 कितना है आपका 6। तो 6 और 3 का एलसीएम लेते क्या आता, 6 आता। फिर यहाँ क्या आता, यहाँ 2 आ जाता, और यहाँ क्या आता 1 आता। सो दिस इज इक्वल टू 3 बाई 6। 3 बाई 6 इज इक्वल टू, काट दिया कितना आ गया ये 1 बाई 2। तो आपके पास क्या आ गया बच्चे, 1 बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई 2 इम्प्लाइज आर पैरेलल इज इक्वल टू 2 ओम। ये देखिए आर पैरेलल आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है कि सर्किट ने कितना करंट ड्रॉ किया, बैटरी से करंट कितनी निकली, पहले वो निकालते हैं। यानी ये जो करंट यहां से निकला वो कितना था, ये आई कितना था। तो नेक्स्ट फेज इज करंट, या यू लिखिए टोटल करंट ड्रॉन आई इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर पैरेलल। ठीक है, V कितना है आपका सप्लाई वाला 18, आर पैरेलल आपने क्या निकाला 2, यानी ये कितना हो गया बच्चे 9 एम्पियर। इतना टोटल करंट सर्किट ने ड्रॉ किया। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस ने मिलके 9 एम्पियर करंट ड्रॉ किया। किससे, बैटरी से, सप्लाई से। तो हमें पता करना है ना कि I1 क्या है, मतलब इसके ऊपर करंट कितना है और इसके ऊपर करंट कितना है, यही दोनों पता करना है ना आपको। तो आप बोलेगा देयरफॉर I1 इज V बाई R1। ठीक है, V कितना, चेक करिए V कितना 18, R1 कितना 3, कितना हुआ ये
6 3 जा 6 एम्पियर। मान लीजिए I2 निकालना हुआ, I2 क्या हुआ V/R2, V कितना 18, R2 कितना 6, ये कितना हुआ 3 एम्पियर। अच्छा, अब आप अपनी फाइंडिंग को चेक करके देखिए, ये है 6 और ये है 3, इसको टोटल करिए कितना हो गया 9। आप चेक कीजिए ये कितना है 9। ये मैंने इसलिए निकलवाया आपसे कि आप थोड़ा क्रॉस चेक भी कर सकें अपने आंसर को कि आपका आंसर ठीक था कि नहीं था। चेक कर लीजिए। मैंने टोटल करंट ड्रॉन इसलिए निकलवाया ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो हमने निकाला इसकी टोटल वैल्यू इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। दिस इज फॉर योर क्रॉस चेक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दें, क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लेवल के ले लें थोड़ा। अब तो हमने बहुत सिंपलेस्ट लिया है, इसको कोई बच्चा भी कर दे तो मैं चाहता हूं कि अब आप बच्चे ना रहो, थोड़े बड़े हो जाओ, क्योंकि आपकी लेवल बढ़ रही है, लेवल हम बढ़ाना चाहते हैं। और पढ़ने के बाद भी लेवल नहीं बढ़ी या हमने नहीं बढ़ाई तो फिर ना हमारा यूज़ है ना आपका यूज़ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको जस्ट यूज टू हो जाएं। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेशन इन द नेटवर्क। राइट, थैंक यू सो मच।